हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और उसके आंसर्स को हम अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड हम अपनी 3 वीडियो के पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉवर्टी के बारे में, पुअर्टी के क्या क्या कोजेज़ होते हैं उनके बारे में, और पुअर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, उनकी जो स्कीम्स चलाई हुई थी गवर्नमेंट ने, जो प्रोग्राम्स चलाए हुए थे गवर्नमेंट ने, या जो डायरेक्ट हेल्प की थी गवर्नमेंट ने, उनके बारे में देखा था। ओके, तो अब इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अपनी वीडियो के साथ साथ कवर कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कवर नहीं हो पाए थे। तो एक बार सभी क्वेश्चन को, जो सभी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, उनको यहाँ पर समझेंगे और साथ के साथ अपनी नोटबुक में इनको राइट डाउन भी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द पुअर्टी लाइन इज एस्टिमेट इन इंडिया। मतलब हमें ये बताना है कि इंडिया में किस पर्सन को हम पुअर मानेंगे और किस पर्सन को हम पुअर्टी से बाहर मानेंगे। जो एक लाइन होती है जिसको हम पुअर्टी लाइन बोलते हैं, वो कैसे एस्टिमेट की जाती है। मतलब एक ऐसा लेवल, एक ऐसा इनकम लेवल जिससे नीचे अगर किसी की इनकम है तो वो पुअर्टी में आएगा, और जिसके ऊपर अगर उसकी इनकम है तो वो पुअर्टी में नहीं आएगा। तो जो पुअर्टी लाइन होती है वो किस टाइप से, किस बेस पर एस्टिमेट की जाती है। सो आंसर है हमारा यहाँ पर, ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल fall below the given minimum level necessary to fulfill the basic needs। मतलब हमें ये बताना है कि हर पर्सन की कुछ ना कुछ, हर पर्सन की, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं तो सभी की बेसिक नीड्स होती हैं। ओके, तो बेसिक नीड्स में हम 3 नीड्स को इंक्लूड करते हैं। बेसिक नीड कौन कौन सी है? फूड, शेल्टर और क्लोथ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? बेसिक नीड है, और इन बेसिक नीड को हम हर पर्सन के लिए ये बेसिक नीड कंप्लीट करना ज़रूरी है उसकी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो अगर किसी पर्सन का कंजम्पशन लेवल इतना है, मतलब उनकी इनकम इतनी है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो बेसिक नीड का मिनिमम लेवल है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है अपनी इनकम से, तो उस पर्सन को हम क्या मानेंगे कि वो पर्सन कौन सी कैटेगरी में आएगा? पुअर्टी की कैटेगरी में आएगा। ओके, मतलब वो पर्सन जो अपनी बेसिक नीड, एक तो होता है बेसिक नीड्स को ईजिली फुलफिल करना, एक होता है बेसिक नीड का जो मिनिमम लेवल है वो भी फुलफिल नहीं कर पाना। मतलब उनके पास इतनी भी इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड का जो मिनिमम लेवल है, जो सबसे कम लेवल है, कि ये तो होना ही चाहिए अगर हमें लाइफ मतलब जीना है, जीने के लिए वो चीज़ तो हमें करनी ही पड़ेगी, वो सब चीज़ें तो हमारे पास होनी ही चाहिए, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया। अगर ये इनका मिनिमम लेवल भी हमारी इनकम से, जो हमारे पास पैसे है, जो हमारे पास इनकम आई है, उससे ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उस पर्सन को हम एक पुअर पर्सन में कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद दिस मिनिमम लेवल इज कॉल्ड द पुअर्टी लाइन। ओके, और जो ये मिनिमम लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर्टी लाइन बोलते हैं। In India, the poverty line is estimated by multiplying the prices of physical quantities like food, cloth, footwear, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एक्सेट्रा। ओके, तो पोवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, किस किस के प्राइसेस को मल्टीपल, मतलब उनके मल्टीप्लाई करके उनको इंक्लूड करते हैं। तो कौन कौन है? फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल। जो फूड, क्लॉथ, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, इन सब के जो रुपीज़ होंगे उनके मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो एस्टिमेट पुअर्टी लाइन है वो क्या डिसाइड करनी है। ओके, तो मतलब एक ऐसा एस्टिमेट पॉइंट, एक ऐसा एस्टिमेट लाइन हम डिसाइड करेंगे जिस पर इन सभी जो हमारे पास बेसिक नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमें उनके
इनकम, उनके पैसे तो हमारे पास एटलीस्ट होने चाहिए। अगर उनके पैसे हमारे पास है, उतने पैसे उतनी मनी हमारे पास है तो हम पुअर्टी लाइन से ऊपर आएंगे, अदरवाइज हम बीपीएल फैमिली मतलब बिलो पुअर्टी लाइन में। Also, the poverty line for rural area is different from that of the urban area because the work, lifestyle, expenses आर डिफरेंट फॉर रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। ओके, तो जो ये पुअर्टी लाइन डिसाइड कर रखी है, ओके, जो पुअर्टी लाइन हम डिसाइड करेंगे वो अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों अलग अलग होंगी। और अलग अलग क्यों होंगी? क्योंकि अर्बन एरिया में और जो रूरल एरिया में पर्सन रहते हैं उनकी वर्क, उनकी लाइफस्टाइल, उनके एक्सपेंसेस ये सब अलग अलग होते हैं। ओके, एक रूरल एरिया में क्या होता है कि पर्सन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ, एक बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल लाइफ होती है वो स्पेंड करता है। लेकिन अर्बन एरिया में उसे अपने एरिया के आसपास, अपनी सोसाइटी के आसपास के लोगों को देखकर वहाँ की मतलब जो पूरी कंडीशन होती है उसका इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए वहाँ पर जो पुअर्टी लाइन है होती है वो, या जो इनकम लेवल होता है वो ज़्यादा डिसाइड होता है। ओके, तो रूरल एरिया में जो पुअर्टी लाइन होती है, जो पुअर्टी लेवल होता है वो कम डिसाइड होता है और अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पुअर्टी एस्टिमेट इज अप्रोप्रिएट। मतलब हमें ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम पुअर्टी को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी, जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या अप्रोप्रिएट है, क्या वो सही है। सो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा नो, नहीं। जो मेथड हम आज प्रेजेंट टाइम में जो मेथड हम यूज़ करते हैं पुअर्टी को एस्टिमेट करने के लिए वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। द प्रेजेंट डे मेथोडोलॉजी ऑफ पुअर्टी एस्टिमेट डज नॉट सीम टू बी कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट। ठीक है, कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट नहीं है। दिस इज बिकॉज द ओनली फैक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज द इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, मतलब ये जो फैक्टर है जो हम मेथड अडॉप्ट करें, जो प्रेजेंट में हम मेथड यूज़ करते हैं पुअर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, उसमें हम बस ओनली ऑन क्या देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं कि एक पर्सन है उसके पास कितने पैसे, उसकी इनकम लेवल क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ठीक है, और जो बाकी फैक्टर होते हैं उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते। पुअर्टी टुडे इज ए लार्ज कंसेप्ट देन ओनली द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल। ओके, तो हम ओनली हमेशा इस पर ही फोकस करते हैं कि अगर लोगों के पास पैसे है तो वो पुअर नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो वो पुअर है। पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ एंड दियर फैमिली बट एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी एंड डिग्निटी आर स्टिल एट थ्रेट। मतलब ये भी हो सकता है, एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पर जो पीपल होते हैं वो अपनी और अपनी फैमिली की सभी खर्चे, मतलब जो भी सभी बेसिक नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। ओके, लेकिन जो एक क्वालिटी लाइफ होती है जिसमें एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी और डिग्निटी इन सबको इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ नहीं है। ओके, तो क्या उस टाइम अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है उस पर्सन को, तो क्या उस टाइम वो पर्सन पुअर नहीं होगा? मतलब ओनली उसी अगर अपना उसको फूड मिल रहा है ओनली, ठीक है, खाना है उसको भी मिल रहा है, उसकी फैमिली को भी मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं है, तो हम ये थोड़ी ना मान के चलेंगे कि वो पर्सन पुअर नहीं है। उसके पास एजुकेशन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, एक अच्छी हेल्थ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डिग्निटी नहीं है, तो ये सब ना होने पर भी उस पर्सन को हम पुअर ही मानेंगे। लेकिन जो हम करंट में मेथड यूज़ करते हैं उसमें इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। To completely remove poverty from the country, the methodology to estimate poverty should also be changed. अगर हमें पोवर्टी को पूरी तरह कंप्लीटली रिमूव करना है अपनी कंट्री से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम प्रेजेंट में मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रखी है पोवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, जो मेथडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें चेंज करना चाहिए। हमें ओनली इकोनॉमिक स्टेटस पर ही फोकस नहीं करना, बल्कि बाकी की जो चीज़ें हैं, जो और भी फैक्टर्स है जो पुअर्टी को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी हमें फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से पुअर्टी को हम एक अच्छे लेवल पर या कम्प्लीटली अपनी कंट्री से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब पुअर्टी ट्रेंड इन इंडिया सिंस 1973। 1973 से हमें ये बताना है कि इंडिया का पुअर्टी ट्रेंड क्या है, पुअर्टी लेवल जो है वो कैसा है। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 शो दैट
the all of poverty has decline in the country, the number of poor still remain very high। मतलब जो poverty level है वो ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी जो poor person है वो उनकी जो नंबरिंग है वो अब भी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। द poverty ratio of 1993 to 1994 both rural and urban area together was at 45% of the ratio of the year 2011 to 12 has declined down to 22%। ओके, तो मतलब पुअर्टी कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर ऑफ पुअर है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 1993 में हमें डाटा दे रखा है कि 45% रूरल और अर्बन दोनों एरिया में मिलाकर 45% था, और 2011 और 12 में वो डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया, 22%। The poor population till 2011-12 remained to be 270 million for both rural and urban area। और 2011-12 के अकॉर्डिंग हमें बता रखा है कि दोनों रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो पुअर पॉपुलेशन है वो कितनी है, 270 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो पुअर पॉपुलेशन में इंक्लूड है। The survey clearly tell that the concerned authority must take some serious step in order to make India a country free of poverty। और इस सर्वे से हमें पता चलता है कि जो हमारी अथॉरिटी है पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए, तो उस अथॉरिटी को जल्द ही कोई स्टेप लेने पड़ेंगे, अदरवाइज जिससे हम अपनी कंट्री को एक पुअर्टी फ्री कंट्री बना सकें। ओके, तो ये हमारे पास डाटा था, और डाटा के साथ हमने ये भी देखा कि अगर यही कंडीशन रही तो हमारा डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाएगा, और जो पुअर्टी लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसके लिए जो हायर अथॉरिटी है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो पुअर्टी के लिए, पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक स्टेप लेती है, उनको कोई ना कोई सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे हम पुअर्टी को अपनी कंट्री से रिमूव कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पुअर्टी इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया में पुअर्टी के कौन कौन से रीजन है, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिया में गरीबी है। तो कौन कौन से रीजन है, सबसे पहले द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सबसे पहले तो हमें यही दे रखा है कि जब हमारे ऊपर क्या था, किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, वो हमारे ऊपर रूल करते थे, कॉलोनियल रूल था, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल जो था वो बहुत कम था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने। The policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discouraged the development of industries like textile। ओके, तो जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिशर्स, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो हमेशा उसने ये बोला कि हमें इंडिया को ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पर फोकस करना चाहिए। वो उन्होंने कभी भी इस बात पर फोकस नहीं किया कि इंडिया में पहले जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप की जाए ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, इसलिए हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम थी। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। लोगों, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पॉवर्टी के लिए एक फैक्टर है इंडिया में। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस सेरेमनीज द पुअर एंड अप स्पेंडिंग ए लॉट विच रिजल्ट इन पॉवर्टी। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में हम पहले से बहुत सी ऐसी ऑब्लिगेशन है, कुछ ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज होती है या हमारा कल्चर ऐसा है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसकी वजह से एक पुअर पर्सन है उसको भी उनको फॉलो करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट ये रहता है कि वो अपनी अपनी लाइफ में जो वो अपनी इनकम कमाते हैं, जो अपनी सेविंग बचा के रखते हैं, तो उनको वो उस सेरेमनीज पर या उस कल्चर में या उस एक्टिविटी में खर्च करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में फिर उनकी कंडीशन पुअर ही रह जाती है। इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ पीपल इज आल्सो ए मेजर रीजन फॉर पुअर्टी। ओके,
क्योंकि जो इनकम लेवल है इंडिया में पीपल्स का वो अलग अलग है। जो ज़्यादा काम करता है, जिसके पास ज़्यादा मेंटली और हेल्दी स्किल है, तो वो उसको ज़्यादा इनकम मिलती है। और जो पुअर पर्सन है, क्योंकि उसको तो पहले से ही एक अप्रोप्रिएट फूड नहीं मिल पा रहा है, ना उसको कोई हेल्थ फैसिलिटी मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है, और उसकी वजह से वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता, और ज़्यादा काम नहीं कर पाता तो उसकी इनकम भी कम होती है। तो जो ये अनइक्वालिटी है इनकम में, तो वो भी पुअर्टी का एक रीजन है। ओके, तो ये थे हमारे पास कि पुअर्टी की क्या क्या रीजन है इंडिया में। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पुअर्टी इन इंडिया। मतलब हमें वो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप बताने हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर्टी देखने को मिलती है। ओके, वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो कौन कौन से इकोनॉमिक ग्रुप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर्टी है इंडिया में, तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास आती है शेड्यूल्ड कास्ट हाउस होल्ड। ओके, जो शेड्यूल कास्ट होती है, एससी कास्ट होती है, उसकी जो हाउस होल्ड होते हैं वहाँ पर सबसे वो पर्सन सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड, जो एसटी कास्ट होती है, जो ट्राइब्स होते हैं वहाँ उनकी जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुअर्टी। द इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पुअर्टी इन इंडिया आर रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड। मतलब वो पर्सन जो रूरल एग्रीकल्चर में एज ए लेबर वर्क करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो क्या होता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही काम मिलता है, फिर बाद में उनको काम नहीं मिलता। ठीक है, तो उसकी वजह से वो मोस्टली लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉय रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इनकम नहीं होती, और इनकम नहीं होती तो वो पुअर होते हैं। उसके बाद अर्बन कैजुअल लेबरर हाउस होल्ड, जो अर्बन एरिया में जो कैजुअल लेबर वर्क करती है उनके साथ भी सेम यही कंडीशन होती है, और उसकी वजह से वो भी पुअर्टी में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे वो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग या इकोनॉमिक ग्रुप के अकॉर्डिंग पुअर्टी में बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा है गिव एन अकाउंट टू इंटरस्टेट डिस्पार्टीज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। जो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमें ये बताना है कि पुअर्टी से रिलेटेड अलग अलग स्टेट में, ये भी नहीं है कि पूरी इंडिया में पुअर्टी का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है, किसी स्टेट में ज़्यादा पुअर्टी लेवल है, किसी स्टेट में कम पुअर्टी लेवल है। तो हमें यही बताना है कि इंडिया में जो अलग अलग स्टेट का पुअर्टी लेवल है वो कैसे है। ओके, तो इंडिया पुअर्टी इन इंडिया डिफर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूस पुअर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट कॉजिंग इंटर-स्टेट डिस्पार्टीज इन पुअर्टी लेवल। ओके, और इसको रिड्यूस करने के लिए सभी स्टेट आपस में या एक दूसरे के साथ या खुद अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं अपने लोगों की। उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश आर 3 पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया with their people living below the poverty line being 47, 42, 37% रिस्पेक्टिवली। मतलब उड़ीसा में जो है वो 47% पुअर्टी लाइन में बीपीएल में आते हैं, बिहार में 42% बीपीएल में आते हैं, और मध्य प्रदेश में 37% पीपल, वहाँ की पॉपुलेशन ऐसी है जो बीपीएल फैमिली में बिलोंग करती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आर द 3 बेटर ऑफ स्टेट इन इंडिया एज फॉर एज पुअर्टी कंसर्न। ओके, तो ये बता रखा है कि जहाँ पर सबसे कम पुअर्टी है वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर इंडिया के बाकी स्टेट से कम पुअर्टी हमें देखने को मिलती है। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंटर स्टेट डिस्पार्टीज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। ठीक है, और इसके लिए जो पुअर्टी का लेवल कहीं पे ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है डिस्क्राइब ग्लोबल पुअर्टी ट्रेंड। अभी हमने देखा था इंडियन पुअर्टी ट्रेंड के बारे में, अभी हमारे पास आता है ग्लोबल पुअर्टी ट्रेंड। मतलब ग्लोबली देखना है, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखना है कि ओनली पुअर्टी ऐसी नहीं है कि बस इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी पुअर्टी है, तो उन सब की वजह से मतलब वहाँ पर क्या लेवल है उसके बारे में बताना है। तो पहले तो इसमें दे रखा है इंडिया के बारे में कि इंडिया के किस स्टेट में कितनी पुअर्टी लेवल है। ओके, जो हमने देखा है कि उड़ीसा में 47% है, बिहार में 42% पीपल, और मध्य प्रदेश में 37% पीपल जो है वो बीपीएल फैमिली में आते हैं।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वो है बेटर स्टेट है जहाँ पर पुअर्टी कम देखने को मिलती है। ऐसे ही हम अगर ग्लोबली बात करें, ग्लोब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो पुअर्टी डिक्लाइन इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में क्या है कि चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थी वहाँ पर पुअर्टी कम हो रही है, और कम होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ रही है और उसकी वजह से पुअर्टी कम हो रही है। लैटिन अमेरिका में द रेशियो ऑफ पुअर्टी रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम। जहाँ अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर पुअर्टी का रेशियो जो पहले था वो सेम ही चल रहा है। इन सब सहारा अफ्रीकन पुअर्टी शो अन अपवर्ड ट्रेंड रेदर देन द डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, तो और सहारा अफ्रीकन कंट्री जो है वहाँ पर कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम हो जाती है। इट रोज फ्रॉम 41% इन 1981 में 41% इंक्रीज हो गई थी और 2001 में 46%। पुअर्टी हैज सरफेस्ड इटसेल्फ इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री लाइक रसिया वेयर फॉर्मली इट वाज नॉन एक्सटिंक्ट। ओके, तो कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पर बहुत कम पर्सन ऐसे हैं जहाँ पर जो पुअर्टी लेवल में बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे रसिया के बारे में बता रखा है कि वहाँ पर बहुत कम पर्सन है जो पुअर्टी लाइन में या पुअर्टी लाइन से कम में बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये ग्लोबल लेवल पर है कि ग्लोबल में या वर्ल्ड में या जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पुअर्टी का क्या लेवल है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पुअर्टी एलिविएशन। पुअर्टी को कम करने के लिए, पुअर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी करंट स्ट्रेटेजी अपनाई है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार दोबारा से कि पुअर्टी को हमने रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है। टू वे में हेल्प करती है, एक तो डायरेक्ट करती है और एक इनडायरेक्ट करती है। डायरेक्ट में तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा देगी, उनको कम प्राइस पर जैसे जो प्रॉपर्टीज़ होती है, हाउस होते हैं वो प्रोवाइड करा देने। ठीक है, तो ये होता है गवर्नमेंट पुअर पर्सन की डायरेक्ट हेल्प कर रही है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि स्कीम बना देगी कोई। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्कीम बना देगी या कोई प्रोग्राम बना देगी, उसकी वजह से क्या होगा कि उस स्कीम में या उस प्रोग्राम में लोग उसमें अपने आप को खुद रजिस्टर्ड करा सकते हैं उस स्कीम से, और फिर उनको काम दिया जाएगा, वो काम करना पड़ेगा, उसके बाद उनको इनकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे उस काम को करने के लिए, जिससे वो पुअर्टी लेवल से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो वो स्ट्रेटेजी कौन कौन सी थी, जैसे इसमें दे रखा है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMJY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स है, कुछ ऐसी प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो इन सब में हम इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पुअर्टी। ह्यूमन पुअर्टी क्या होती है। ह्यूमन पुअर्टी इज ए टर्म दैट मीन दैट poverty in India is not just limited to the economic status of people but rather than spread in various other sectors। ठीक है, मतलब ये होगा कि किसी पर्सन के पास इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, बस ओनली इसी चीज़ को हम पुअर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि उसके आसपास के और भी चीज़ों को हम पुअर्टी में इंक्लूड करेंगे। और वो चीज़ें कौन कौन सी होगी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन अगर उसके पास हो रहा है या डिसपार्टी उससे रिलेटेड है, तो ये सब हम किस में इंक्लूड करेंगे, ह्यूमन पुअर्टी में इंक्लूड करेंगे। ओके, अबोलिशिंग पुअर्टी फ्रॉम द कंट्री शुड नॉट बी द ओनली एम ऑफ द अथॉरिटी बट टू अबोलिश ह्यूमन पुअर्टी मस्ट बी द एम। ओनली पुअर्टी को रिमूव करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अथॉरिटी है उनका एम ये होना चाहिए कि ह्यूमन पुअर्टी को हटाना है। मतलब इनकम लेवल को तो इंक्रीज करना है, साथ में उनको एजुकेशन भी देनी है, उनके हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस बात पर भी फोकस करना है। ओके, तो वो
ह्यूमन पुअर्टी में आएगा और हमें पुअर्टी को नहीं बल्कि ह्यूमन पुअर्टी को ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है वो वाज द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मतलब पुअरेस्ट ऑफ पुअर पर्सन हम किसको बोलेंगे, जो गरीब से गरीब इंसान होगा वो कौन होगा। वुमेन, फीमेल, इन्फेंट एंड एल्डरली आर कंसिडर्ड टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। दिस इज बिकॉज इन ए पुअर हाउस होल्ड दीज पीपल सफर द मोस्ट एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ द मैक्सिमम नेसेसिटीज इन लाइफ। मतलब जो पुअर फैमिली होगी, जो सबसे पुअर फैमिली होगी, उस फैमिली में वहाँ की जो वुमेन होगी, वहाँ पर जो फीमेल इन्फेंट होंगे, या वहाँ पर जो एल्डरली मतलब जो बड़े बूढ़े होंगे, उनको हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये वो पर्सन होते हैं जो खुद इनकी कोई इनकम नहीं होती, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं और इनकी सभी रिक्वायरमेंट मतलब इनकी नीड्स जो होती है वो सभी जो इनके फैमिली का मेन मेंबर होता है, जो जिसके पास जो इनकम जो पैसे कमा के लेके आता है, ये सब उस पर डिपेंड होते हैं। खुद से ये कुछ नहीं कर सकते, बस ओनली अपनी लाइफ में सफ़र कर सकते हैं। वट वॉज द मेन फीचर ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब हमें ये बताना है कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था नरेगा के अकॉर्डिंग जो 2005 में आया, तो नरेगा में क्या मेन फीचर्स थी। तो नरेगा में क्या मेन फीचर थी, तो सबसे पहले नरेगा हमें कितने दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, 100 डेज के लिए। ओके, तो नरेगा के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसको कम से कम 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट तो ज़रूर मिलेगा। ओके, अगर उसको 100 डेज में अगर उसको 15 डेज में जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन से 15 डेज के अंदर अगर हमने उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उसको काम नहीं दिया, तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या देगी, एक DRS अलाउंसेस देगी। ठीक है, एक भत्ता देगी, कुछ पैसे देगी, ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से स्पेंड कर सके। ठीक है, या तो उसे एम्प्लॉयमेंट देगी या फिर उसे अलाउंसेस देगी। उसके बाद और इसके अकॉर्डिंग एक पार्ट ये भी है कि जो जितने भी काम होगा नरेगा के अकॉर्डिंग, जितना भी वर्क होगा, तो उस वर्क में से 1/3 जो पार्ट होगा, 1/3 जो जॉब होगी, 1/3 जो काम होगा, वो किसके लिए रिजर्व्ड होगा, वुमेन के लिए रिजर्व्ड होगा। ठीक है, 1/3 जो होगा वो किसके लिए रिजर्व्ड होगा, वुमेन के लिए, और 2/3 मैन कर सकते हैं उस पर, या वुमेन भी कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/3 तो ओनली ऑन किसका होगा, कि वुमेन का होगा, कि वहाँ पर ओनली महिलाएं काम करेगी। ओके, तो ये था हमारे पास नरेगा के बारे में कि नरेगा में कौन कौन सी मेन फीचर है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, जो NCERT क्वेश्चन थे क्लास 9 से, चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज से। ओके, तो आई होप ये बुक के क्वेश्चन ये आपको NCERT की बुक में मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन, और आपको इस वीडियो को देखते हुए और PDF को देखते हुए ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और उसके साथ साथ इनको अच्छे से समझते हुए याद भी करना है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो उसके बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।